डोनाल्ड ट्रंप पर फिर से जानलेवा हमला नाकाम हुआ है। फ्लोरिडा में वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग हुई। एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात है। मौके से AK-47 भी बरामद हुआ है। ये देखिए, मौके से AK-47 बरामद किया गया है और ये वो संदिग्ध है जिसे गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर से अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जानलेवा हमला करने की कोशिश की गई। हालांकि ये हमला नाकाम रहा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर के सवाल खड़े होने लगे हैं। तो ट्रंप पर हमले की साजिश को नाकाम किया गया। वेस्ट पाम बीच में नेशनल गोल्फ क्लब में फायरिंग हुई है। डोनाल्ड ट्रंप के गोल्फ खेलने के दौरान क्लब में फायरिंग हुई। पुलिस के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अभी सुरक्षित है। पुलिस ने झाड़ियों से AK-47 बंदूक बरामद की है। पुलिस ने पूरे इलाके को सील कर दिया है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है। वहीं ट्रंप के बेटे ने एक्स पोस्ट कर पिता पर हमले की जानकारी दी है। ट्रंप के बेटे के मुताबिक एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रपति बाइडेन को फायरिंग की जानकारी भी दी गई है। कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। और अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फ्लोरिडा में गोल्फ कोर्स से बाहर निकल ही रहे थे कि जिस दौरान उन पर फायरिंग हो गई। हालांकि ट्रंप सुरक्षित हैं। वहीं सोर्सेस के मुताबिक ट्रंप पर फायरिंग करने वाले संदिग्ध को हिरासत में ले लिया गया है और इसकी जांच सीक्रेट सर्विस कर रही है। हालांकि अभी तक ये क्लियर नहीं हो पाया है कि गोलियां चलाने वाले ने ट्रंप को ही निशाना बनाया था या फिर किसी और पर उसने फायरिंग की थी। आपको बता दें कि इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप पर एक चुनावी रैली के दौरान पेंसिल्वेनिया में हमला हुआ था और अब ये दूसरा हमला है जो कि डोनाल्ड ट्रंप पर हुआ है। और हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बयान भी दिया है कि मैं सुरक्षित और ठीक हूं। मैंने गोलियों की आवाजें सुनी हैं, मुझे कोई रोक नहीं सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है। ये देखिए, डोनाल्ड ट्रंप की ओर से अपना स्टेटमेंट दिया गया है इस हमले के बाद, जिसमें वो कहते हैं कि मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूं, मुझे कुछ नहीं हुआ है, लेकिन गोलियों की आवाजें मैंने सुनी हैं। और फायरिंग के बाद ट्रंप का बयान क्या आया? मैं सुरक्षित हूं और बिल्कुल ठीक हूं। कोई भी चीज मुझे रोक नहीं सकती है। मैं कभी आत्मसमर्पण नहीं करूंगा। मेरे समर्थन के लिए आपको प्यार करता रहूंगा। यह डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बयान एक बार फिर से जब उन पर फायरिंग की गई, उन पर हमले की कोशिश की गई। तो ट्रंप पर जानलेवा हमले की कोशिश पर जो बाइडेन का पोस्ट, एजेंसियां मामले की जांच कर रही है। जो बाइडेन की ओर से कहा गया, सीक्रेट सर्विस के काम की तारीफ करता हूं। एजेंसियों की सतर्कता से ट्रंप सुरक्षित है। तो जो बाइडेन का ये बयान सामने आया है। और अब आपको डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जानलेवा साजिश की दो तस्वीरें दिखाते हैं। एक तस्वीर आज की है जब फ्लोरिडा में गोल्फ क्लब के बाहर फायरिंग हुई है 15 सितंबर की। यह तस्वीर आपके सामने है जब डोनाल्ड ट्रंप पर, यह देखिए, जब वो निकल ही रहे थे गोल्फ क्लब से बाहर तभी उन पर फायरिंग हुई। और दूसरी तस्वीर आप देखिए 13 जुलाई की, इसी साल की पेंसिल्वेनिया में, जब वो एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे ओपन स्पेस में और तब उन पर सीधे टारगेट करके एक हमलावर फायरिंग करता है और इसके बाद वो बाल बाल बचते हैं, खुद को वो नीचे झुका लेते हैं। संवाददाता सुमित चौधरी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सुमित, ये बहुत गंभीर सवाल है, लगातार दूसरी बार यह हमला होना, क्योंकि पहली बार यह हमला हुआ, कहा गया लापरवाही, लेकिन दूसरी बार उसके बावजूद हमला होना, क्या जानकारी? देखिए, बिल्कुल करुणा, ये सबसे बड़ी लापरवाही इस वजह से है क्योंकि 60 दिन पहले यानी 13 जुलाई को करीब एक बार उन पर बहुत जानलेवा हमला हुआ था जिसमें बचे थे और बहुत सवालिया निशान खड़े हुए थे, खासतौर पे एक एक्स प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को लेकर। और उसके आप कह सकते हैं कि 60 दिन बाद, में 60 दिन के बाद दोबारा से एक बड़ा हमला किया जाता है जिसमें हालांकि उनके पास तक वो हमलावर नहीं पहुंचता, लेकिन जरूर उनके सुरक्षा घेरे को वो भेद देता है। वो उनके पास वो जाके फायर करता है और उसके बाद उसको भागना पड़ता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ना सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हुई, बल्कि उनकी जानकारियां, जो एक बहुत संवेदनशील चीजें होती हैं, खासतौर पे जो प्रेसिडेंट इलेक्शन लड़ रहे होते हैं जो यूएस के अंदर, उनकी ऐसी जानकारियां उस शख्स पर मिलना, उसका वहां पर पहुंचना, वहां से फायर करना और उसके बाद वहां से निकल भी जाना, उसको वहां से निकल जाने के बाद गिरफ्तार किया गया। तो निश्चित तौर पर तीनों सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार उसको ये जानकारियां कैसे थी, वो वहां तक कैसे पहुंचा। जब फायर के बाद रिटेलिएटरी फायर हुआ डोनाल्ड ट्रंप के सुरक्षा कर्मियों द्वारा, तो वहां से भाग भी निकला।
तो निश्चित तौर पर एक सवाल खड़ा करा। हालांकि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस बात को लेकर साफ तौर पर कह चुका है कि सीक्रेट एजेंसी जो है वो लगातार इन्वेस्टिगेट कर रही है, सीक्रेट सर्विस, और इसके अलावा उस शख्स को पकड़ा भी गया है। लेकिन एक बार फिर से उनकी सुरक्षा पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। करुणा, बिल्कुल, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल, और क्योंकि दोबारा यह हमला हुआ है 60 दिन के भीतर, दूसरा बड़ा हमला। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए सुमित। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब खबर है देश की जनगणना से जुड़ी हुई। देश में जल्द कराई जाएगी जनगणना। सरकार ने शुरू की जनगणना की तैयारी। जाति संबंधी कॉलम पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। पहली बार होगी डिजिटल जनगणना। पोर्टल तैयार है। सूत्रों के हवाले से यह अहम खबर है। तो देश में जल्द होगी जनगणना। सरकार ने जनगणना की तैयारियां शुरू कर ली है। प्राधिकरण ने बकायदा स्वगणना पोर्टल को तैयार किया है। पोर्टल से नागरिकों को खुद गणना करने का अवसर मिलेगा। जल्द ही पोर्टल को लॉन्च किए जाने की संभावना है। इस बार देश में डिजिटल जनगणना होगी। जो जानकारी सामने आ रही है, जाति से जुड़े कॉलम पर निर्णय फिलहाल अभी बाकी है। कई राजनीतिक दल जाति जनगणना के समर्थन में है। 1881 से हर 10 साल में जनगणना की जाती है। जनगणना अप्रैल 2020 से शुरू होनी थी, लेकिन कोविड महामारी की वजह से इसको रोकना पड़ गया। जनगणना पर 12,000 करोड़ से अधिक खर्च की संभावना है। देश में आखिरी जो जनगणना है वो साल 2011 में हुई थी। तो भारत जैसे विकासशील देश में जनगणना क्यों जरूरी है, आपको बताते हैं। नए आंकड़े नहीं होने से सरकारी एजेंसियों को परेशानी हो रही है। अभी 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर नीतियां बन रही है। 2011 के आंकड़ों के आधार पर ही सब्सिडी का आवंटन भी हुआ है। पिछले साल संसद ने महिला आरक्षण अधिनियम पारित किया। बिल को जमीन पर उतारने के लिए जनगणना जरूरी है। आंकड़ों के आधार पर परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आनंद पांडे हमारे साथ जुड़ गए, उनसे बात करते हैं। आनंद, देश में जनगणना क्यों जरूरी है ये तो हमने बताया और इसकी पूरी तैयारी भी अब की जा रही है, लेकिन जातीय जनगणना को लेकर के अभी भी जो है वो सस्पेंस बना हुआ है। क्या जानकारी है इस बारे में? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो इस बार जो जनगणना होने जा रही है, जिसकी प्रक्रिया लगभग शुरू की जा चुकी है, उसमें क्या जाति का कॉलम होगा कि नहीं होगा। क्योंकि जिस तरह से आपने बताया, तमाम राजनीतिक दल हैं, राहुल गांधी समेत तमाम जो दल है और साथ ही सरकार के सहयोगी दल है, वो भी ये मांग कर रहे हैं कि इस बार जाति जनगणना भी कराई जाए। यानी कि जो भी जनगणना हो उसमें जाति का कॉलम भी हो, तो जिसमें पता चले कि जिसको आप जनगणना कर रहे हैं उसकी जाति क्या है। और उसके पीछे तर्क ये दिया जा रहा है कि जो पिछली बार जनगणना हुई थी यूपीए सरकार के दौरान, जिसमें जाति आखिरी बार जाति के बारे में काउंट किया गया था, उस डेटा को भी रिलीज नहीं किया गया था और बहुत पुराना जो डेटा है उसके आधार पे आज की तारीख में तमाम जो जातियों का आंकड़ा देश के सामने मौजूद है। ऐसे में जो सही परिस्थिति है, सही आंकड़े सामने आना चाहिए। लेकिन सरकार के सूत्रों का कहना है कि अभी इस बारे में कोई फैसला नहीं लिया गया है कि इस बार की जनगणना में जाति के कॉलम को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। लेकिन इतना जरूर है कि सरकार के सामने अभी विकल्प खुले हैं। यानी कि सरकार ने फैसला भले नहीं लिया है, लेकिन अभी विकल्प खुले हैं और ये माना जा रहा है कि जब जनगणना शुरू होगी तो उस वक्त सरकार इस बारे में फैसला कर सकती है कि क्या जाति के कॉलम को भी उसमें शामिल किया जाए। ये एक बड़ा पॉलिटिकल मुद्दा बन चुका है। सरकार के सहयोगियों के साथ साथ विपक्ष के नेता चाहते हैं कि जाति जनगणना कराई जाए। और जैसा कि आपने बताया कि हर 10 साल में जनगणना होती है। पिछली जनगणना इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि उस वक्त कोविड महामारी चल रही थी। और इस बार की जनगणना को लेकर न सिर्फ सत्ता पक्ष, सरकार के सहयोगी दल, बल्कि जो विपक्ष के तमाम दल हैं उनकी भी नजर लगी हुई है। और सबका एक ही सवाल है और सबकी एक ही क्यूरियोसिटी है कि क्या इस बार जाति जनगणना कराई जाएगी कि नहीं कराई जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका आनंद, पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए, कई राजनीतिक दल चाहते तो हैं जातीय जनगणना, लेकिन जाति का कॉलम इस जनगणना में होगा या नहीं इसकी क्लैरिटी अभी नहीं मिली है। लेकिन देश में अब डिजिटल जनगणना की पूरी तैयारी हो चुकी है। और बुलेटिन में अगली बड़ी खबर एक देश एक चुनाव से जुड़ी हुई है। खबर क्या है आप देखिए। एक देश एक चुनाव पर बिल लाएगी मोदी सरकार, और बड़ी बात यह है कि इसी कार्यकाल में लागू होगा एक देश एक चुनाव। सरकार को सभी दलों से समर्थन की उम्मीद है। सोर्सेस के हवाले से खबर।
तो देश में जल्द लागू होगा एक देश एक चुनाव, ये तैयारी है अब सरकार की। पूरी जानकारी बिग वॉल के जरिए। एक देश एक चुनाव पर तेजी के साथ काम करवा रही है सरकार। इसी कार्यकाल में बिल लाने की तैयारी है मोदी सरकार की। लोकसभा विधानसभा चुनाव को एक साथ कराने की इसके जरिए कोशिश है। रामनाथ कोविंद समिति ने सौंप दी है जो सिफारिशें हैं। अपनी रिपोर्ट है। रिपोर्ट में चुनाव 2 चरणों में कराए जाने की सिफारिश की गई है समिति की तरफ से। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभा का जो चुनाव है वो करवाया जाएगा। दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायतों के जो चुनाव है वो करवाए जाएंगे। लोकसभा विधानसभा चुनाव के 100 दिन के भीतर स्थानीय निकाय चुनाव कराने की सिफारिश भी की गई है। रिपोर्ट में 47 राजनीतिक पार्टियों ने बाकायदा इसके जरिए अपनी राय सौंपी है। तो अब आपको बताते हैं कि एक राज्य एक चुनाव लागू होता है तो देश को कितना फायदा होगा। एक देश एक चुनाव के फायदे क्या है? बार बार चुनाव नहीं होंगे तो खर्च कम होगा। बार बार आचार संहिता लगने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे। सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल एक ही बार होगा। स्कूल कॉलेज के सरकारी कर्मचारियों का काम प्रभावित नहीं होगा। जनता को लुभाने के लिए स्कीमों के हथकंडे भी नहीं होंगे। तो एक देश एक चुनाव के ये फायदे होंगे और इसीलिए सरकार इस बारे में विचार कर रही है। पीएम मोदी ने लाल किले से कहा था राष्ट्र को एक देश एक चुनाव के लिए आगे आना होगा। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं, भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। और चलिए इस पर और जानकारी लेते हैं। हमारे पॉलिटिकल एडिटर आमोद राय जुड़े हुए। आमोद, सरकार की क्या तैयारियां हैं एक देश एक चुनाव को लेकर, और खासतौर पर यह भी जानना चाहूंगा कि क्या सरकार के लिए इतना आसान होगा, क्योंकि जो रीजनल दल हैं, रीजनल पार्टीज हैं, उनका अपना इंटरेस्ट भी है। देखिए करुणा, सरकार की मंशा स्पष्ट है और साफ तौर पे सरकार के सूत्र ये बताते हैं कि जो एक देश एक चुनाव की परिकल्पना है, जो बीजेपी लगातार इस मुद्दे को उठाती रही है और चाहती भी है, और इस पर जिस तरह से पूर्व राष्ट्रपति कोविंद साहब के अंदर में एक समिति बनाई गई और उन्होंने जो अपनी रिपोर्ट दी है उसको लागू करने का समय अब धीरे धीरे करीब आ रहा है। और सूत्रों का ये कहना है, केंद्र सरकार से जुड़े हुए सूत्रों का ये कहना है कि इसी सरकार में यानी 2024 से 2029 के बीच इसको लागू किया जा सकता है। अभी फिलहाल केंद्र सरकार का फोकस है देश में जनगणना कराने की कोशिश शुरू होने वाली है। बहुत शीघ्र जनगणना होने जा रहा है और उसके बाद जैसे ये जनगणना कंप्लीट होगा उसके बाद एक राष्ट्र एक चुनाव की परिकल्पना जो है उसको लागू करने के लिए बीजेपी और केंद्र की एनडीए सरकार पूरी तरह से कोशिश करेगी। और ये उनकी एक तरह से वैचारिक संकल्प है कि ये करवाना है उनको। और इस लिहाज से उम्मीद की जानी चाहिए कि 2027 यानी अगले 2 साल से 3 साल के भीतर एक राष्ट्र एक चुनाव कराया जा सकता है। और इसके बीच में जो कुछ भी इसमें कमियां हैं, जो कुछ भी इसमें सुधार की गुंजाइश है, उसको पूरी कर ली जाएगी। ठीक है, शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए आमोद। और एजेंडा फुल एंड फाइनल में अब रुक करते दिल्ली की ओर, जहां केजरीवाल के ऐलान के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। अरविंद केजरीवाल कल देंगे इस्तीफा। विधायक दल की बैठक में तय होगा नया सीएम। टीवी9 के पास सूत्रों के हवाले से इनसाइड स्टोरी है, अचानक नहीं हुआ इस्तीफे का फैसला। तो कल अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान किया था कि 2 दिन में इस्तीफा दे दूंगा, और कल इस्तीफे की खबर है। और देखिए अब इनसाइड स्टोरी क्या है वो आपको बताते हैं। केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के इस्तीफे का फैसला अचानक से नहीं लिया गया। आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं की बैठक में यह फैसला हुआ। केजरीवाल ने बैठक में कहा मैं इस्तीफा देने जा रहा हूं। इस्तीफे को लेकर सिसोदिया के घर पर हुई दूसरी बैठक में केजरीवाल के इस्तीफे को लेकर के अंतिम रणनीति बनाई गई और केजरीवाल ने कहा कि जेल में ही इस्तीफा देने का फैसला ले लिया था, जेल से बाहर आते ही इस्तीफा दूंगा। अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा बयान दिया है।
और देखिए जितेंद्र भाटी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। जितेंद्र, लगातार ये कहा जा रहा था कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ही ये फैसला लिया गया है, लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये कि अगर केजरीवाल इस्तीफा कल देते हैं तो फिर कौन होगा नया मुख्यमंत्री? किसका नाम सामने आ रहा है? बिल्कुल, देखिए अंजलि, जिस तरीके से ये जानकारी मिली कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा लेने का फैसला जेल में ले लिया था, उसके पीछे बड़ा कारण ये रहा कि अगर आप पीछे जाएं तो देखेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो उत्पत्ति है वो भ्रष्टाचार के खिलाफ ही हुई थी। वो आरोप लगे तो उन्होंने तय कर लिया था। अब आपने पूछा क्या मुख्यमंत्री कौन हो सकता है, तो इसके लिए विधायक दल की बैठक होनी है। लेकिन जो अगर हम देखें में तो आतिशी प्रबल दावेदार हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, क्योंकि सरकार में सबसे ज्यादा विभाग हैं, जिम्मेदारियां हैं, वो आतिशी के पास है। नियोटी के हिसाब से ध्रुव गोपाल राय का नाम आता है, लेकिन यहाँ पर अगर पूरा विभागों के हिसाब से देखें तो आतिशी या कैलाश गहलोत का नाम हो सकता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के बारे में अगर देखें तो वो चौंकाने वाले एलिमेंट्स जो है हमेशा लेकर के आते हैं, और यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है कोई ऐसा नाम भी हो सकता है इसमें चर्चा ही नहीं हो रही है। लेकिन फिलहाल जो चर्चाएं हैं वो आतिशी के नाम को लेकर के हैं, लेकिन अंतिम निर्णय विधायक दल की जो बैठक होगी उसके बाद ही लिया जाएगा। बिल्कुल जितेंद्र, नजर आप बनाए रखिएगा। फिलहाल आपका शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए विधायक दल की बैठक होगी और उसी में अंतिम निर्णय होगा कि केजरीवाल के इस्तीफे के बाद अगला मुख्यमंत्री का चेहरा आम आदमी पार्टी की ओर से कौन बनाया जाएगा। और अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, गुजरात के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री मोदी। आज पहली वंदे भारत मेट्रो को हरी झंडी दिखाएंगे। सूर्य घर बिजली योजना के लाभार्थियों से संवाद करेंगे। ऊर्जा निवेशक सम्मेलन का उद्घाटन भी करेंगे प्रधानमंत्री। अहमदाबाद में 8,000 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। तो देश को पहली वंदे मेट्रो की सौगात, जी हां, कब यह सौगात मिलने वाली है पूरा कार्यक्रम आप जानिए। दोपहर 1:45 पर अहमदाबाद में प्रधानमंत्री मोदी मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद और भुज के बीच चलेगी पहली वंदे मेट्रो ट्रेन। ट्रेन 5:45 पर 359 किलोमीटर की दूरी तय करके अहमदाबाद पहुंचेगी। न्यूनतम किराया इसका 30 रुपए और कुल किराया है इसका 455 रुपए। ट्रेन अंजार, गांधीधाम, भचाऊ, समख्याली, साबरमती में रुकेगी, ये जानकारी है। कुमार कुंदन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार कुंदन, देखिए जो दौरा है प्रधानमंत्री का गुजरात का, ये काफी ज्यादा अहम है। 8,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजना है जिनका शिलान्यास और उद्घाटन होना है, लेकिन सबसे खास बात है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। निश्चित रूप से करुणा, आज का दिन गुजरात के लिए काफ़ी अहम है। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन की पूर्व संध्या पर गुजरात को एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट्स तो हैं ही हैं, लेकिन देश को एक सबसे बड़ी सौगात है, वो है वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। पहली बार ऐसा होने जा रहा है करुणा कि हम जो इंटरसिटी एक्सप्रेस देखते हैं, जिसमें 2 से 3 शहरों को जोड़ने की कवायद होती है ट्रेनों के माध्यम से, उसकी शुरुआत देश में होने जा रही है। और एक बड़ी ट्रेन की सौगात दी जा रही है जिसमें कि स्पीड है, जिसमें तकनीक है, जिसमें फैसिलिटीज़ है और तमाम तरह की वो चीज़ें हैं। इस ट्रेन की सबसे बड़ी खासियत करुणा ये है कि इसमें एक तरीके से एम्बुलेंस टाइप से भी सुविधा दी गई है। मसलन कि जो पहला लोकोमोटिव है जहाँ पे ट्रेन का ड्राइवर होगा, उस ट्रेन के ड्राइवर के बाद की जो बॉगी होगी, एक तो महिलाओं के लिए सुरक्षित होगी, लेकिन उसके पहले जो एक बॉगी है वहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बनाया गया है जिसमें कि मरीज़ को स्ट्रेचर पर लिटा के आप एक शहर से दूसरी शहर जल्द से जल्द ले जा सकते हैं। तो तमाम तरह की नई फैसिलिटीज़ के साथ ये वंदे मेट्रो एक्सप्रेस की शुरुआत की जा रही है, जिसको आने वाले दिनों में देश में इंटरसिटी एक्सप्रेस से रिप्लेस किया जाएगा। करुणा, जैसे कि वंदे भारत ट्रेन शताब्दी को रिप्लेस करने की बात हो रही है, वंदे भारत स्लीपर से राजधानी को रिप्लेस करने की बात हो रही है, वैसे ही वंदे मेट्रो ट्रेन जो है वो इंटरसिटी एक्सप्रेस को रिप्लेस करेगी। और इसके साथ ही EMU, DMU तमाम तरह की जो ट्रेनें लोकल्स चलती है आने वाले दिनों में उसको भी रिप्लेस करने की योजना है। इसके साथ ही देश में और 6 वंदे भारत ट्रेन आज मिलने जा रहा है, जिसमें दिल्ली से बनारस पहली बार 20 कोचों की जो है वंदे भारत ट्रेन चलने जा रही है, जो कि अब तक की सबसे लंबी ट्रेन होगी कोच के लिहाज से। इसके साथ ही महाराष्ट्र में आगामी बिल्कुल कुमार कुंदन, तो वंदे मेट्रो की जो सौगात है और एक बड़ा बदलाव इसी के साथ देखने को मिलेगा। आने वाले भविष्य में भी इसके संकेत भी मिल रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए कुमार कुंदन।